सो हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक पॉलिटी के रिगार्डिंग रहने वाला है। आज हम पॉलिटी की स्केड्यूल्स होती हैं, जो स्केड्यूल्स उनके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस जो रिट्स इशू होती हैं जिनको इशू कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पार्लियामेंट होता क्या है। पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन लेजिस्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आप सभी से बस एक ही निवेदन है कि इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है पार्लियामेंट, ये है लेजिस्लेचर। इन दोनों को मैं आपको ये अपर ट्रायंगल की हेल्प से समझाऊंगा कि ये होते क्या है, ये बॉडी क्या है आखिर। तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ ड्रॉ करूँ तो जो पार्लियामेंट होती है बेसिकली वो थ्री बॉडी होती है। तो सबसे इसकी लोअर बॉडी होती है, उसको बोलते हैं हम लोकसभा। ओके, इसी को हम बोल देते हैं लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जिससे एक स्टेप ऊपर होती है उसको बोलते हैं हम राज्यसभा। इसको बोलते हैं हम अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो इसके भी ऊपर होता है, जो इन दोनों का हेड होता है वो कौन होता है, तो वो होता है प्रेसिडेंट, है ना। सेम लेजिस्लेचर में ही कुछ कहानी रहती है। ये भी तीन बॉडी से मिलकर ही बनता है। जिसकी सबसे लोअर बॉडी होती है उसको बोलते हैं हम लेजिस्लेचर असेंबली। जिस जो उसके एक स्टेप ऊपर होता है उसको बोलते हैं हम लेजिस्लेचर काउंसिल। और जो इन दोनों के ऊपर होता है वो कौन होता है, तो होता है गवर्नर। ओके, ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है इंडिया का, है ना। और इन दोनों का पार्लियामेंट का वो हेड भी होता है। क्या होता है, पार्लियामेंट का वो हेड भी होता है। गवर्नर भी हेड होता है, लेकिन गवर्नर किसका हेड होता है, तो वो लेजिस्लेचर का होता है, यानी कि स्टेट का होता है। ये चीज क्लियर हो गई। जो राज्यसभा है सबसे पहले तो अगर हम राज्यसभा के बारे में डिस्कस करें थोड़ा सा, कि राज्यसभा के चुनाव कैसे होते हैं, इसकी वोटिंग कैसे होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी जो वोटिंग रहती है वो कौन करता है, तो वो करती है लेजिस्लेचर असेंबली के लोग। वोटिंग करते हैं, किसके लिए करते हैं, राज्यसभा के लिए। इसलिए इसकी जो वोटिंग होती है वो होती है इनडायरेक्ट वोटिंग होती है, ठीक है। और जो लोकसभा रहता है उसकी जो वोटिंग होती है वो डायरेक्ट वोटिंग होती है, जो सीधा हम लोग करते हैं वोटिंग। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की वोटिंग कैसे होती है, तो प्रेसिडेंट की वोटिंग के लिए जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्लस जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, उन दोनों के लोग वोट करते हैं। लेकिन कौन से वाले, ओनली इलेक्टेड वाले, नॉमिनेटेड नहीं करते, नॉमिनेटेड वाले नहीं करते। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ें तो राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे जानेंगे कि राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में दिया गया है, लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में दिया गया है, पार्लियामेंट के बारे में आर्टिकल 79 में दिया गया है, ठीक है। प्लस जो राज्यसभा है, ये राज्यसभा, इसमें टोटल सीट कितनी होती हैं, तो होती हैं 250। जिसमें से 250 में से जो 238 है ना, वो कैसे होते हैं, तो डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, है ना। और जो बच गए 12 हैं वो नॉमिनेट होते हैं, है ना। नॉमिनेट करता कौन है, तो वो करेगा प्रेसिडेंट करेगा नॉमिनेट। कौन कौन सी फील्ड में नॉमिनेट करता है, तो वो करता है लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स और सोशल वर्क। इसको हम लेसेस करके याद करते हैं, ओके, शॉर्ट फॉर्म में। जो लोकसभा है उसमें टोटल कितनी सीट है, तो उसमें टोटल 552 सीट है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसमें से जो दो सीट है 552 में से वो हट गई थी। ये किसके लिए थी, तो ये एंग्लो इंडियंस के लिए थी, तो ये हट गई थी। अब प्रेजेंट में कितनी बची हैं, तो बची हैं 550, ठीक है। इस 550 में से जो 530 है ये कैसे होते हैं, ये इलेक्ट होते हैं स्टेट से। बच गए 20 भी इलेक्ट होंगे, किससे, तो यूटी से। ये चीज क्लियर होना चाहिए, ओके। प्लस एक चीज और, यहाँ पे जो राज्यसभा है, राज्यसभा का मेंबर होने के लिए जो आपकी एज है वो एज कितनी होनी चाहिए, तो इट शुड बी 30, ये एज है। और जो लोकसभा के लिए एज कितनी रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये रहती है 25, ओके।
जो यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के लिए भी एज एक लिमिट होती है कि भाई इतनी क्रॉस कर गए आप, इतनी, तो 35 उसके लिए भी एज रहती है। लेकिन जो प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन रहती है, वो क्वालिफिकेशन क्या रहती है, तो उसको जो मतलब प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन, आपको लोकसभा के मेंबर जितनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप लोकसभा का अगर मेंबर बनने की दम रखते हैं, है ना, तो आप प्रेसिडेंट बनने की भी दम रखते हैं, सीधी सी बात में कहें तो। और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसकी कैपेबिलिटी या क्वालिफिकेशन क्या है, तो उसको राज्यसभा का मेंबर होने की कैपेबिलिटी लगती है कि भाई आप अगर राज्यसभा का मेंबर होने के लायक हैं तो आप वाइस प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो कोई नहीं, वो वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। तो इतनी चीज आई होप क्लियर हो गई हो। यहाँ पे हम लेजिस्लेचर असेंबली के बारे में जान लें, हिंदी में इसको विधानसभा कहते हैं, विधान सभा। लेजिस्लेचर काउंसिल को हम कहते हैं विधान परिषद, विधान परिषद। जो लेजिस्लेचर काउंसिल होती है, ध्यान सुनिएगा, जो लेजिस्लेचर काउंसिल होती है वो हर स्टेट में नहीं होती है, वो अभी प्रेजेंट में इंडिया के 6 ही स्टेट में है। वो 6 स्टेट को हम कैसे याद करते हैं, तो उसके लिए भी एक ट्रिक होती है जिसको हम कबूतम से याद करते हैं। ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र, ये आपका तेलंगाना, ये आपका यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश और ये कर्नाटका। ये चीज पता होना चाहिए कि इन 6 स्टेट्स में आपकी विधान परिषद है। ओके। और अगर एक चीज हम और देखें यहाँ पे, तो खैर उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन जो राज्यसभा है उसमें से अभी टोटल ऑक्यूपाइड सीट है वो रफली 243 है, 245 है। ओके, 245 है। और जो लोकसभा है उसमें से टोटल ऑक्यूपाइड सीट अभी 2025 के हिसाब से 543 है ऑक्यूपाइड सीट। तो इनको याद मत करिएगा, है ना, जो ऑक्यूपाइड सीट है इनको याद मत करिएगा, एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कि ऑक्यूपाइड सीट के बारे में हमेशा करंट अफेयर्स में बनेगा अगर बनेगा तो। और इस चीज के लिए आपको करंट अफेयर में तुरंत पढ़ना पड़ेगा वो चीज, तो एक बार गो थ्रू हो जाइए बस। आगे बढ़े तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है स्केड्यूल्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब हमारे पास टोटल 8 स्केड्यूल्स थे, लेकिन प्रेजेंट डे में हमारे पास कितने स्केड्यूल्स हैं, तो वो है 12। इसको हम एक ट्रिक से याद करते हैं और वो ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। वो ट्रिक है टीयर्स, ये टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये ट्रिक। अब इनका फुल फॉर्म क्या होता है तो उनके बारे में देखें। टी का मतलब होता है यहाँ पे टेरिटरी, ओके। ई का मतलब होता है एमोलुएंट, मॉल्यूमेंट, इसी को हम सैलरी भी कहते हैं। ए का मतलब होता है अफर्मेशन या फिर ओथ। आर का मतलब होता है राज्यसभा। एस का मतलब होता है स्केड्यूल एरिया। ओ का मतलब होता है अदर स्केड्यूल एरिया, अदर स्केड्यूल एरिया। एफ का मतलब होता है फेडरल लिस्ट। ओ का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज। एल का मतलब होता है लैंड, जमीन। डी का मतलब होता है डिफेक्शन। पी का मतलब होता है पंचायत। और एम का मतलब होता है म्यूनिसिपालिटीज, म्यूनिसिपालिटीज। ठीक है, अब इनके बारे में हम आगे चल के एक एक स्केड्यूल्स के बारे में देखेंगे। ये टोटल 12 स्केड्यूल्स आपके सामने लिखी हैं, उन सब के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है टेरिटरी। तो फर्स्ट में टेरिटरी मतलब हमारा ये जो इंडिया है इसके अंदर जितनी भी हमारे स्टेट्स आ रहे हैं, जितनी भी यूटीज आ रही हैं, उन सब के बारे में क्या करा गया था, डिस्क्राइब करा गया है। आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए। तो फर्स्ट स्केड्यूल में ये लिखा गया। जो सेकंड स्केड्यूल है एमोलुएंट या फिर सैलरी, उसके बारे में डिस्क्राइब है। अब किस किस की सैलरी के बारे में डिस्क्राइब है पहले तो हम ये जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है उसकी सैलरी के बारे में, जो गवर्नर होता है उनकी सैलरी के बारे में, जो लोकसभा का सभापति होता है ना, जो स्पीकर होता है उसकी, और जो
डिप्यूटी स्पीकर होता है उसकी, है ना। सेम एज जो राज्यसभा का कौन होता है, राज्यसभा का चेयरमैन होता है, और वो कौन होता है अभी हमने पढ़ा, तो वाइस प्रेसिडेंट होता है। और जो डिप्टी चेयरमैन रहेगा या फिर वाइस चेयरमैन कहेंगे उसको, सॉरी, उसकी सैलरी यहाँ पे डिस्क्राइब रहती है। प्लस जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जजेस रहते हैं उनकी सैलरी डिस्क्राइब रहती है ना, स्केड्यूल सेकंड में। और जो कैग है, कंट्रोलर ऑडिट एंड जनरल, उनकी सैलरी के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है आर्टिकल, ओ सॉरी, स्केड्यूल नंबर 2 में। ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि किस किस की सैलरी के बारे में डिस्क्राइब है, मतलब बहुत कम आएगा अगर आया तो। ये क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं कि किसकी सैलरी के बारे में डिस्क्राइब नहीं है ना। तो पीएम की सैलरी के बारे में डिस्क्राइब नहीं है, जो एजीआई होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसकी सैलरी के बारे में डिस्क्राइब नहीं है। ओके, जो सीएम रहते हैं स्टेट के, उनकी सैलरी के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं है। और आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो पीएम है उसकी सैलरी डिसाइड कौन करता है, तो वो आपकी पार्लियामेंट डिसाइड करती है। ये चीज क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़े, अफर्मेशन एंड ओथ पे, जो आपकी थर्ड स्केड्यूल है। ओके, तो ये है अफर्मेशन एंड ओथ। जब ये लोग इस पोस्ट पे चले जाते हैं तो जो ये सारे ओथ लेते हैं उनके बारे में डिस्क्राइब है। अब इनको ये ओथ दिलाता कौन है, तो प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो सीजेआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो दिलाता है। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो जो अपर मोस्ट जज है, अपर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट का, वो दिलाता है। सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट जजेस को कौन दिलाता है ओथ, तो वो प्रेसिडेंट दिलाता है। ओके, पीएम को कौन दिलाता है, या पीएम के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको कौन दिलाता है, तो वो प्रेसिडेंट दिलाता है। आपने देखा होगा जब भी मोदी जी शपथ लेते हैं तो द्रौपदी मुर्मू खड़ी थी रिसेंट में। जो सीएम होते हैं स्टेट के चीफ मिनिस्टर, उनको कौन ओथ दिलाएगा, तो यहाँ पे एक सीधी सी बात है कि पीएम को ओथ प्रेसिडेंट दिला रहा है, तो सीएम को गवर्नर दिलाएगा। ओके, अच्छा, गवर्नर को ओथ कौन दिलाता है, तो गवर्नर को दिलाते हैं जो हाई कोर्ट के जो जजेस रहते हैं, वो ओथ दिलाते हैं। ओके, और हाई कोर्ट को जजेस, हाई कोर्ट के जो जजेस रहते हैं उनको ओथ कौन दिलाता है, तो यहाँ पे गवर्नर दिलाएंगे। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये रखिए कि गवर्नर को ओथ तो हाई कोर्ट के जज दिला लेंगे, लेकिन गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट रहती है वो कौन करता है, तो वो प्रेसिडेंट करता है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़े, राज्यसभा के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो फोर्थ स्केड्यूल है ये हमारा। कौन सा स्केड्यूल है, फोर्थ स्केड्यूल। इसमें बेसिकली जो राज्यसभा की सीट है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उनमें से कितनी सीट निकल रही है हर एक स्टेट से राज्यसभा के लिए। ओके, आगे बढ़े, तो ये है 5th नंबर की स्केड्यूल, स्केड्यूल एरिया। जो भी हमारा इंडिया है, इंडिया में जितने भी सारे स्केड्यूल एरिया हैं और उन स्केड्यूल एरिया में उनकी जो स्केड्यूल ट्राइब है उसके बारे में डिस्कस करा गया है। 6 नंबर की स्केड्यूल में अदर स्केड्यूल एरिया के बारे में डिस्कस करा गया है ना, और उनमें रहने वाली स्केड्यूल ट्राइब के बारे में डिस्कस करा गया है। अब आप कहेंगे कि दोनों तो लगभग लगभग यहाँ पे सिमिलर ही है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जो स्केड्यूल 6 है ये वाली अदर स्केड्यूल एरिया, अदर का मतलब ही है कि कुछ पर्टिकुलर चीजें होंगी, कुछ सर्टेन चीजें होंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे वो 4 स्टेट हैं, उनको हम कैसे याद करते हैं, एटीएम मनी से शॉर्ट फॉर्म। ए का मतलब असम, टी का मतलब त्रिपुरा, एम का मतलब मिजोरम, और एक और एम का मतलब मेघालय, मेघालय, है ना। अब आप देख रहे होंगे ये जो चारों स्टेट हैं, मेघालय, ये जो चारों स्टेट हैं वो कहाँ के हैं, वो नॉर्थ ईस्ट के हैं, है ना। तो अगर आपको, और यहाँ पे अगर आप देखें गौर से तो यहाँ पे 2 एम है। अगर कभी ऑब्जेक्टिव बनता है, एमसीक्यू बनता है, तो हमेशा ऑप्शन में मणिपुर डाल के देगा। और अगर आपको ये चीज नहीं पता है कि कौन कौन से वो नॉर्थ ईस्ट वाले 4 स्टेट है, तो आप मणिपुर को शायद टिक मार्क कर दे, जो कि वहां पे गलत हो जाएगा। तो 2 एम से मिजोरम है और मेघालय है, मणिपुर नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। आगे बढ़े, स्केड्यूल 7 फेडरल लिस्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। इसको हिंदी में कहते हैं समवर्ती सूची या सूची सिर्फ। ओके,
इस सूची में 3 लिस्ट होती हैं। कौन कौन सी वो 3 लिस्ट होती हैं वो हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लें। तो जो फर्स्ट होती है उसको हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट। सेकेंड होती है उसको बोलते हैं हम स्टेट लिस्ट। जो थर्ड होती है उसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। नाम से ही थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि जो यूनियन लिस्ट है उसमें वो सारे टॉपिक या वो सारे मुद्दे होंगे जिन पे फैसला कौन ले सके, तो जिस पे फैसला सेंटर ले सके, केंद्र सरकार, है ना, सेंटर की जो गवर्नमेंट है वो ले सके। स्टेट लिस्ट में वो फैसले या वो मुद्दों पर वो फैसले कौन ले सकेगा, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी। और कॉन्करेंट में ये भी दोनों प्लस हो जाएंगे तो उसको कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के कुछ अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे बड़े बड़े मुद्दे हो गए, डिफेंस, है ना, और बैंकिंग, और ले लें तो रेलवेज हो गए, और अगर जो हमारा न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं, है ना, कहीं भी टेस्ट नहीं होते, ये जो ऐसे बड़े फैसले हैं वो सारे किसके अंडर जाते हैं, तो वो यूनियन लिस्ट के अंडर जाते हैं। जो स्टेट लिस्ट है उसके अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे पुलिस हो गई, है ना, हर स्टेट में थोड़ा बहुत अलग रहेगा वहाँ का जो भी पुलिस का सिस्टम रहेगा। हेल्थ ले लें, हॉस्पिटल हेल्थ, वो, और वहाँ की जो लोकल चीज़ें रहेंगी, लोकल मुद्दे, उनको कौन देखेगा, तो भाई वो स्टेट देखेगा। कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों फैसले ले सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि एग्जांपल ले लें इसका कॉन्करेंट का, तो हो जाएगा मैरिज, है ना, मैरिज, मैरिज पे फैसले कौन ले सकता है, तो वो यूनियन लिस्ट में के भी अंदर जा सकता है और स्टेट लिस्ट के भी अंदर जा सकता है। केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट भी फैसला ले सकती है और राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट भी फैसला ले सकती है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि मैरिज एक टॉपिक ही ऐसा है। और देखें तो जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के ऊपर जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा दिया गया है, ठीक है। और जब ये लिस्ट तीनों बनी थी तब यूनियन लिस्ट के अंदर कितने टॉपिक थे, तो वो थे 91, स्टेट लिस्ट के अंदर 60 थे, है ना, और जो कंकरेंट लिस्ट थी उसके अंदर 47 थे। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे एक अमेंडमेंट होता है 42, इसके अंदर क्या होता है ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एजुकेशन का टॉपिक है प्लस जो पॉपुलेशन कंट्रोल का टॉपिक है, पॉपुलेशन कंट्रोल का जो टॉपिक है प्लस जो फॉरेस्ट का टॉपिक है, इसको स्टेट लिस्ट से निकाल कर किस में डाल दिया गया था, तो कॉन्करेंट लिस्ट पे डाल के दिया गया था। ये चीज आपको पता रहनी चाहिए, याद कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़े। ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ऑफिशियल लैंग्वेज जब हमारा देश बना था, है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो कितनी थी, तो टोटल थी 14 ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर आगे जाके 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, है ना, 1967 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है जिससे कि आपकी सिंधी लैंग्वेज ऐड होती है। 1992 में होता है अमेंडमेंट 71st, इसमें से आपकी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये लैंग्वेज ऐड होती हैं, ये तीनों। और जो 2003 है 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें से आपकी 4 लैंग्वेज ऐड होती हैं और वो 4 के नाम है बोडो, डोंगरी, मैथिली मैथिली और संथाली, ये 4 ऐड होती। पहले कितनी थी हमारे पास, पहले थी 14, 15वीं 16वीं 17वीं 18वीं 19 20 21 22, प्रेजेंट में कितनी हो गई, 12 हो गई ऑफिशियल लैंग्वेज। आगे बढ़े, लैंड रिफॉर्म के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लें। तो ये हमारा बेसिकली फर्स्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो इसके ही रिगार्डिंग है। ओके, ये चीज़ हमें पता रहनी चाहिए। जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि कब हुआ था हमारा 1951 में हुआ था, संविधान बनने के जस्ट 1 साल बाद हुआ था, उससे रिलेटेड है ना। ये जमींदारी क्या बोलता है ये, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये बोला गया था कि जो 9th शेड्यूल में जो भी एरिया है, जो भी जमीन है, उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, है ना। मतलब कि क्या है, जितने भी लोगों के पास उनकी जितनी भी जमीनें हैं, है ना, उनका कभी भी कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, उसके खिलाफ में फैसला नहीं होगा, ठीक है।
क्या बोला गया था, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। लेकिन बाद में चल के एक केस होता है, IR कोयलो केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें उसको हम चेंज करते हैं, और जो 9th शेड्यूल है उसके अंडर में अब जो जुडिशियल रिव्यू है वो पॉसिबल होगा। वो क्या होगा, पॉसिबल होगा। ओके। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया, है ना, कोई फैसला दिया, और आगे चल के क्या सुप्रीम कोर्ट, आगे चल के क्या सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को बदल सकती है कि नहीं बदल सकती है? तो ऑब्वियस सी बात है वो उस फैसले को चेंज कर सकती है, चेंज कर सकती है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कभी फैसला दिया हो जहाँ पे जजेस के बेंचेस की जो संख्या है वो कम रही हो, आगे चल के उसी फैसले पे जो जजेस के बेंचेस की जो संख्या है अगर वो ज्यादा हो गई तो यहाँ पे जो फैसला है वो चेंज हो सकता है। आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी दूंगा कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उस टाइम पे जो जजेस की संख्या थी सुप्रीम कोर्ट की वो 1+7 थी, है ना, जिसमें से 1 CJI होगा और जो 7 है वो 7 अदर जजेस होंगे, है ना। तो ये 1+7 की में फॉर्म थी। प्रेजेंट डे में कितनी है, तो ये 1+33 है। एक CJI होगा आपका और बाकी अदर जजेस होंगे। ओके, आगे बढ़े। शेड्यूल 10 डिफेक्शन के बारे में बात करता है। डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल, है ना। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि ये होता क्या है डिफेक्शन। तो मान लीजिए यहाँ पर दो पार्टी हैं, हम बीजेपी और कांग्रेस को ही लेके चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, बीजेपी और कांग्रेस, है ना। बीजेपी में मान लीजिए ये इतने सारे लोग हैं और ये हमारी जनता है, ये पीपल है यहाँ के। ओके, इंडिया के पीपल। अब मान लीजिए बीजेपी का कोई कैंडिडेट चुनाव में खड़ा होता है, इलेक्शन में खड़ा होता है, और वो इन जनता से बोलता है कि मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, आप मुझे वोट कर दीजिए। जनता खुश रहती है, सारी की सारी जनता बीजेपी के सपोर्ट में रहती है और उसको जो बीजेपी की तरफ से खड़ा होता है इलेक्शन में उसको वोट दे देती है, वोट दे देती है, और ये क्या हो जाता है, जीत जाता है। ओके। बाद में यही इंसान अपनी पार्टी छोड़ के चला जाता है दूसरी पार्टी में, यहाँ पे आ गया ये इंसान, है ना। इस चीज को बोलते हैं डिफेक्शन की भाई, आपने जो जनता से वोट लिया वो किसी और पार्टी के नाम पे लिया और जीतने के बाद आप किसी और पार्टी में चले गए। ओके, तो इसको बोलते हैं दल बदल। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 52nd का, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था, तो ये हुआ था 1985 में। इसमें डिफेक्शन के खिलाफ क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी कि अगर कोई डिफेक्शन करता गया तो उसकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। ओके। 11th शेड्यूल के बारे में देखेंगे तो ये डिस्कस है इसमें पंचायत के बारे में, और जो 12th है म्यूनसिपालिटी के बारे में डिस्कस है। ओके, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ है और ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। दोनों कब हुए थे, दोनों हुए थे 1993 में। और उस टाइम पे इसमें मैटर्स कितने थे, सब्जेक्टिव मैटर्स कितने थे, इसमें 29 मैटर्स थे और इसमें 11 कम कर देंगे तो 18 मैटर्स थे। बस इसके रिगार्डिंग आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो ये हमारा हमने डिस्कस करा आज स्केड्यूल्स क्या होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे रिट्स के बारे में कि रिट्स क्या होती हैं। ओके, तो ये है रिट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि रिट्स होती क्या है। सबसे पहले ये जान लें कि रिट्स को इशू कौन कौन करता है। तो रिट्स को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों इशू कर देते हैं रिट्स को, ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। आगे बढ़े तो जो सुप्रीम कोर्ट में जो रिट्स का आर्टिकल है वो आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 32 है और इसमें आर्टिकल है 226, ठीक है। सबसे पहले तो रिट्स जान ले कि रिट्स होती क्या है। तो रिट्स टोटल 5 टाइप्स की होती हैं, जिसमें से पहली है हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस। सेकंड है मैंडमस, सेकंड है मैंडमस। थर्ड है प्रोहिबिशन। फोर्थ है सर्शियोरिटी और लास्ट है क्यू वारंटो, है ना। अगर हिंदी में बताऊं मैं तो हैबियस कॉर्पस को बोलते हैं
बंदी प्रत्यक्षकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो मैंडमस है उसको बोलते हैं परम आदेश, मैंडमस को बोलते हैं परम आदेश। प्रोहिबिशन को बोलते हैं निषेध या प्रतिषेध। सर्शियोरिटी को बोलते हैं उत्प्रेषण, और क्यू वारंटो को बोलते हैं अधिकार पक्ष या अधिकार प्रश्न। ठीक है, एक एक करके इनके बारे में जानते हैं कि रिट्स होती क्या है, ये डिमांड क्या करती है। तो मान लीजिए ये जो हमारी फर्स्ट रिट है हैबियस कॉर्पस, मान लीजिए आपका हो जाता है किडनैप और आपके घर वाले जाते हैं कोर्ट में, फाइल कर देते हैं, केस कर देते हैं, है ना, और जज के सामने बोलते हैं कि मेरे जो लड़का है उसका हो गया था किडनैप, है ना, और अब वो घर लौटा है, उसको इतना मारा गया, इतना पीटा गया है। तो सबसे पहले जज बोलेगा कि यहाँ पे हैवियस कॉर्पस रिट लगती है और उसके अनुसार आप अपने बेटे को सबसे पहले हमारे सामने पेश करो। इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। तब जाके जज देखेगा कि भाई सच में कितना मारा गया या पीटा गया, कितना भी जो भी सीन हुआ हो वो ये हैवियस कॉर्पस के थ्रू देखेगा। जो सेकेंड रिट होती है वो होती है मैंडमस, है ना। अगर कोई भी अथॉरिटी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी या प्राइवेट अथॉरिटी, वो अपना काम ठीक से नहीं करती है तो यहाँ पे जो कोर्ट है वो उससे बोलेगा कि भाई अपना काम ठीक से करो, और वो कौन सी कमांड लगाएगा उस पर, मैंडमस कमांड लगाएगा। जो थर्ड होती है यहाँ पे रिट, वो होती है प्रोहिबिशन यानी निषेध। ये क्या होता है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बोलेगा या हाई कोर्ट उससे लोअर कोर्ट से बोलेगा, है ना, या कोई भी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट से बोलेगा। क्या बोलेगा, मान लीजिए ये एक जुडिशियल एरिया है, किसका एरिया है, लोअर कोर्ट का, कोई भी लोअर कोर्ट का। तो हाई कोर्ट बोलेगा कि भाई तुमको जितना भी तुम्हारा जुडिशियल एरिया है उसके अंदर रह के ही तुम फैसले देना, तुम इस फैसले वाली जो लाइन है अपने एरिया को क्रॉस मत करना, है ना। तो ये बोलेगा वो। जो सर्शियोरिटी है वो बोलेगा कि प्रोहिबिशन कमांड के थ्रू, अकॉर्डिंग टू प्रोहिबिशन कमांड, मैंने बोला था कि तुम अपने जुडिशियल एरिया से बाहर नहीं निकलना। किससे बोलेगा, लोअर कोर्ट से। लेकिन तुम अपने जुडिशियल एरिया से बाहर निकल गए हो, कौन बोलेगा, हायर कोर्ट बोलेगा। किससे बोलेगा, लोअर कोर्ट से। तो जो तुम्हारा फैसला है, जो भी फैसला होगा उसका, है ना, वो सब, और जो केस होगा वो दोनों को क्या कर लेगा, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी हायर कोर्ट अपने अंडर ले लेगा। हाई कोर्ट या कोई भी लोअर कोर्ट से छीन के वो अपने अंडर ले लेगा, कोई भी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट से। ठीक है, क्यू वारंटो को देखते हैं, लास्ट फिफ्थ रेट। क्यू वारंटो बोलती है बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ, बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ, है ना। कोई भी मान लीजिए इंसान है, बिना किसी अथॉरिटी के किसी पोस्ट पर जाके बैठा है और वो वहां वर्क भी करने लगा है बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, बिना क्वालिफिकेशन के, है ना। तो यहाँ पे जो कोर्ट है वो क्यू वारंटो रेट लगाएगी और बोलेगी कि आप किसकी अथॉरिटी से इस पोजीशन पे बैठे हैं। ओके, क्लियर है। तो ये है 5 रिट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक चीज यहाँ पर और जानेंगे जल्दी से, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशियल एरिया होता है, एरिया रिव्यू कर लेंगे, एरिया नहीं कहेंगे, वो लेस होता है, और यहाँ इसका हाई कोर्ट का जुडिशियल एरिया ज्यादा होता है। ठीक है, अब रिट्स होती क्या है, ये होती क्यों है, तो ये प्रोटेक्ट करती हैं। किसको प्रोटेक्ट करती हैं, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं, जो हमारे आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि जो रिट्स हैं वो हार्ट एंड सोल है किसके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, एक लास्ट चीज आप ये बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी इंसान को मना कर सकता है रेट इशू करने के लिए, या हाई कोर्ट मना कर सकता है रेट इशू करने के लिए किसी इंसान को, मतलब कि केस अपने अंडर नहीं लेगा, है ना। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी किसी इंसान के जो फंडामेंटल राइट हर्ट हुए हैं और वो जा रहा है कि भाई ये मेरे फंडामेंटल राइट हर्ट हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट कभी भी उसको मना नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारा केस नहीं लूंगा। हाई कोर्ट कर सकता है मना कि मुझे तुम्हारा केस नहीं लेना, सीधे तुम सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाओ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा मना। क्यों मना नहीं करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल नंबर जो 32 है वो फंडामेंटल के जो आर्टिकल हैं उनके बीच में आता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ही मना कर देगा कि हम तुम्हारा केस नहीं लेंगे तो फंडामेंटल राइट्स का जो प्रोटेक्शन है वो होगा कहाँ। ओके, हाई कोर्ट कर सकता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट मना नहीं करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट को मतलब उसका केस लेना ही लेना पड़ेगा। ठीक है, एक लास्ट चीज और देख लेंगे यहाँ पर
कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसमें सिर्फ फंडामेंटल राइट्स, उसमें सिर्फ फंडामेंटल राइट की ही जांच होगी, है ना। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, मतलब कि जो रिट इशू करेगा, जो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगा, वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही रिट इशू करेगा। लेकिन जो हाई कोर्ट है, फंडामेंटल राइट के लिए भी रिट इशू कर सकता है, प्लस जो लीगल राइट है किसी इंसान की, उसके लिए भी रिट इशू कर सकता है। तो ये हमारा रहा आज का वीडियो, है ना। आपको पसंद आया हो तो आप एक लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।